सही दोस्तों को नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक मतलब क्या होता है कि विश्लेषण करना, मतलब कि किसी चीज को ना तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बीच से तोड़ तोड़ के विश्लेषण करना। तो ये विचार मैं आपके सामने विकसित करना चाहता हूं। तो इसके लिए वंश वृक्ष जो है वो किस तरीके से उपयोगी उपकरण है, ठीक है। तो देखिए, एक संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है, ठीक है। केवल निकटतम परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में है तथा परिवार के अन्य सदस्यों से आपसी संबंधों के बारे में है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। अब यहाँ पर क्या है? वंश वृक्ष है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वंश वृक्ष कैसा होता है? जैसे आपके भाई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपके माता पिता यहाँ पर हैं, आपके माता पिता ये हो गए। अब इनके भी माता पिता हैं भाई, माता के भी माता पिता हैं इधर, ठीक है। इनके भी माता पिता हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या होता है? वंश वृक्ष है। कई पीढ़ियों को लेकर के यहाँ पर वंश वृक्ष बनाया जाता है, कई पीढ़ियों का लेकर के। लेकिन यहाँ पर केवल दादा दादी की बात हो रही है, केवल यहाँ पर निकटतम परिवार की बात हो रही है, केवल यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात हो रही है। तो ये सब वाहियात चीजें हैं। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। और अनेक परिवारों का हम वृक्ष बनाएंगे तो सीखेंगे कि तुम्हारे परदादा क्या थे, तुम्हारे दादा क्या थे, वो किस तरीके से चीजों को करते थे। तो ये सारी चीजें जो है दिमाग में आती हैं। चलिए, ईवीएस के आकलन का संकेतक क्या है? चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो स्मरण करना तो है नहीं भैया, याद करना किसी तरीके का आकलन हम नहीं चेक कर सकते, ठीक है। कथन देने से कुछ नहीं होने वाला, सूची बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला। चर्चा करेंगे हम अगर आपसे अनुभव के बारे में पूछेंगे कि एक बात बताओ, आप चिड़ियाघर गए थे, आपने क्या अनुभव किया? तो सिंपल सी बात है, बताओगे सर जब मैंने शेर को देखा ना तो अच्छा लगा, टीवी में अलग तरीके का दिखता है, वैसे सामने तो दिखा लेकिन थोड़ा डर भी लगा। मगरमच्छ को देखा, ठीक है, हिरन को देखा, बहुत सारी चीजें देखी, मजा आया सर। लेकिन अब याद करने के लिए बोला जाए कि याद करके आप लिखिए या फिर याद कीजिए इस चीज के बारे में कि चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, किसने क्या कथन दिया चिड़ियाघर के बारे में, किसने क्या बोला, ठीक है। सूची बनाइए, कौन सा जानवर कहां पर था, कौन सा जानवर किसके बगल में था, कौन सा जानवर बड़ा होता है, छोटा होता है, इस तरीके से। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में चर्चा करोगे तो हो सकता है बोले कि नहीं, हाथी जो है वो जिराफ से बड़ा है, लेकिन चर्चा होगी नहीं, जिराफ हाथी से बड़ा है। इस तरीके की जब चर्चाएं होंगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और चर्चा करने में आप देखोगे 2-3 लोग एक साथ मिलकर के चर्चा करते हैं तो उसका निष्कर्ष अच्छा निकलता है, उसमें सीखते हैं बच्चे। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका क्रिएटिव थिंकिंग होता है वो चर्चा से ही संबंधित है, वाद विवाद से संबंधित है। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? अगर मान के चलो मानचित्रण, आप समझते हैं चित्र बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कौन सा क्रियाकलाप करना चाहिए जो कि अच्छा है बच्चों के लिए? तो अपने घर का रेखा चित्र, अब मैं कहूंगा कि अपने घर का चित्र बना लो। तो आप लोगों ने ऐसे घर बना दिया, कैसे बनेगा घर? ये हो गया, इसके ऊपर कुछ बना देते हैं, ये खिड़की हो गया और ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसे बना दिया आपने एक घर, यहाँ पर कार वार बना दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर कार बना दी, ठीक है, यहाँ पर कार बना दिया आपने। बस आप बन गए क्रिएटिव। इससे क्या आप बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉलेजेबल बन जाएंगे या फिर बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत आपका अनुभव बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप कितना सोचते हैं चित्र के बारे में, वो सब चीजें पता। जैसे मैं चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर ये विकसित ही नहीं है ना, बचपन से विकसित नहीं की गई। लेकिन किसी किसी के अंदर ऐसा होता है ना कि आपको देख करके आपका तस्वीर बना दे, इस लेवल की क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। वो कैसे हो जाती है, इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? तो उनके घर, उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना, उससे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना, उसके अपने आस पड़ोस का चित्र बनाने के लिए कहना। तो सिंपल सी बात है, उसके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें क्रिएटिविटी दिखेगी। क्योंकि मान के चलो उसका ये स्कूल है, ठीक है, उसका ये स्कूल है, ठीक है, और स्कूल से घर जाते समय यहां पर कुछ दुकानें पड़ती हैं, ठीक है, यहां पर कुछ दुकानें पड़ती हैं, यहां पर कुछ दुकानें पड़ती हैं, ठीक है, यहां पर कुछ दुकानें, और उसका स्कूल का रास्ता ऐसे है, ठीक है, उसके स्कूल का रास्ता ऐसे है। तो अब उसको याद करना पड़ेगा, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो ये क्रिएटिव चीजें हो गई भाई,
ठीक है, तो ये वाला जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि क्रिएटिव चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैं चाहूँ तो इसको राइट आंसर आंसर 2 बोल करके आगे निकल सकता हूँ, चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है और निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो पशु तो एक ऐसे ही उपथीम है, पहले खुद से ही उपथीम है वो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पशु उपथीम का पढ़ाना है तो निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो कोई एक ऐसी युक्ति बतानी है जो कि विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी है। तो जानवर के बारे में पढ़ना, साफ सीधी बात, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जानवरों के बारे में पढ़ना क्या करेंगे, जानवरों की सूची बनाएंगे, गाय घोड़ा कैसा दिखता है, भैंस कैसा दिखता है, नहीं सूची नहीं बनाएंगे। उनके नाम पूछेंगे, उससे भी काम नहीं होगा। चिड़ियाघर ले जाकर के, भ्रमण पर ले जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए बोलेंगे, ठीक है, रंगीन चित्र दिखाने से क्या हो गया, कुछ अनुभव नहीं मिलेगा। तो पशु के बारे में अगर हमें बताना है तो उनको हम चिड़ियाघर ले जाकर के चीजों को दिखाएंगे और बच्चों को तब अपने आप समझ में आएगा, जो दिखता है वही बिकता है। आप इस चीज को समझते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर ब्लूमंट के प्रयोग विद्यार्थियों की वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। जैसे डॉक्टर ब्लूमंट थे, उन्होंने क्या प्रयोग किया कि बच्चे जो होते हैं ना वो वैज्ञानिक नेचर के होते हैं। तो ठीक है, तो विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में, कि जो बच्चे जो वैज्ञानिक है ना वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उनकी भूमिकाओं को समझने के लिए एक वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है। ये टीचर ये जो है ब्लूमंट कहते हैं अपने बच्चों से, किस तरीके से होगा, ये कुछ ऑप्शंस हैं देखिए। तो ब्लूमंट के प्रयोग हैं विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझना है, कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की क्या भूमिका थी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं एपीजे अब्दुल कलाम की क्या भूमिका थी, तो उनकी जो भूमिका थी उसको नीचे लिखे गए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में बताइए कि उन लोगों की भूमिका किस तरीके से होती है, क्या करते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, एक में 1 है और एक में 6 है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले 1 नंबर देखो, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष पहले तो नहीं निकलेगा, निष्कर्ष तो आखिरी में निकलेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई दोनों। अब बचा 6, तो 6 नंबर तो आपका सही हो गया, प्रेक्षण करना। ठीक है, प्रेक्षण करने के बाद आप देखोगे कि 3 नंबर है और 4 नंबर है, तो इसमें सुटेबल कौन सा है। तो 3 नंबर है प्रश्न पूछना, 4 है अनुमान लगाना। तो आप पहले अनुमान लगाएंगे या पहले प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आप इस चीज के बारे में सोचिए, पहले आप प्रश्न पूछेंगे कि अनुमान लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है यार, अनुमान कैसे लगाएंगे, पहले तो प्रश्न पूछेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम प्रश्न पूछेंगे अपने आप से। प्रश्न पूछेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, चलो मैं कर सकता हूं। अब जब मैं कर सकता हूं तो अब अनुमान लगाऊंगा कि इसको मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो अनुमान का परीक्षण करना, जो हम लोग अनुमान लगाते हैं ना कि इस काम को ना हम, जैसे कि मान के चलो 20 दिन पेपर का है, तो 20 दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो आप ये देखोगे कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया, प्रेक्षण हो गया। फिर प्रश्न पूछोगे मैं सीटेट निकाल सकता हूं कि नहीं, तो निकाल सकता हूं तो पढ़ूंगा, नहीं निकाल सकता तो नहीं पढ़ूंगा। तो जब 20 दिन में पता चलता है कि निकाल सकता हूं, तो आप अनुमान बनाओगे कि यार टाइम टेबल बनाते हैं कि यार हाँ अब 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात सिंपल है, पहले तो आप देखोगे यहां पर कि पहले प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पहले हमने यहां पर पूछ लिया, फिर उसके बाद कल्पना करा जाएगा, कल्पना कर लिया, फिर उसके बाद अनुमान लगाया जाएगा, अनुमान लगा लिया, फिर चौथे नंबर पे अनुमान का परिणाम होगा, अनुमान का परिणाम होगा, फिर आखिरी में क्या होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। आंसर नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 4 जो होगा राइट आंसर होगा। मैं ये 4 के बारे में बता रहा हूँ, 3 बोल दिया मैंने, आंसर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, विद्यार्थियों को जैव विविधता, जैव विविधता मतलब कि जो जैविक चीजें हैं उसमें विविधता, जैसे कि पेड़ पौधों के अलग वैरायटी, चिड़ियों का अलग वैरायटी, जानवरों की अलग वैरायटी, इंसानों की वैरायटी, तो सभी चीजें होनी चाहिए एक जगह के पास और अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पता चले कि सिर्फ एक कास्ट के लोग रहते हैं। एक जगह पे अगर अलग अलग कास्ट के लोग रहें, अलग अलग धर्म के लोग रहें, तो आप देखोगे हमेशा दिवाली माहौल, ईद, सब कुछ का माहौल रहेगा और मजा आएगा कि हाँ चलो इनकी दिवाली आ गई, इनकी ईद आ गई, सेलिब्रेट ज्यादा चीजें होंगी और ज्यादा चीजों को जब सेलिब्रेट करेंगे तो ज्यादा अनुभव होंगे। लेकिन पता चले सिर्फ हिंदू रहते हैं सिर्फ दिवाली होली मनाएंगे, मुस्लिम रहते हैं तो सिर्फ ईद मनाएंगे, तो होली दिवाली मिस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना विविधता की बात की जा रही है। ठीक है, अब पता चले इस दिन भर शेर देख रहे हो,
आपको हाथी देखने को मिल जाए, जेब्रा देखने को मिल जाए, अभी आपको जेब्रा देखने को मिले तो कितने एक्साइटेड होकर देखोगे, जिराफ देखने को मिले, कंगारू देखने को मिले, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। जब मिलेगा तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी, उसके बारे में नए नए नॉलेज, नए नए अनुभव मिलेगा, अपने जो पीढ़ियों को शेयर करोगे आने वाली। तो इसमें से अनुभव के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें, लेख पढ़ने के लिए कहना, चलो हटाओ इसको। जैव विविधता समझ गया ना, एक जगह पर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीजें हो, उसको जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग जानवर, अलग अलग इंसान, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग चिड़िया, वो सारी चीजें मजा आता है, उसको जैव विविधता बोला जाता है। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्रण, ये गलत है। पक्षी अभयारण्य अवलोकन करना, ये सही है। भाषण देना, ये गलत हो गया। आंसर नंबर 3 होगा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो देखिए, आदित्य होनहार तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति हम करें। तो हमें किस तरीके की आवश्यकता है भाई उसके लिए? उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, अतिरिक्त स्नेह देना चाहिए, उसको बहुत प्यार करो भाई। अरे नहीं भाई, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, अतिरिक्त समय देना तो ठीक नहीं रहेगा और अतिरिक्त दायित्व देना भी ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ विशिष्ट सामग्री का प्रयोग करना उचित रहेगा। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना उचित है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, विशिष्ट मतलब समझ रहे हो, स्पेशल शिक्षण सामग्री उसको प्रोवाइड करा जाएगा। राइट आंसर 4 है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक, पर्यावरण शिक्षा, संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ठीक है, अब यहां पर देखोगे सरोकार क्या है। सबसे पहले तो इसको समझो। सरोकार मतलब कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, चिंतित हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखो, इनमें से पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान भी आता है। पर्यावरण अध्ययन मतलब ईबीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। सामाजिक विज्ञान भी आता है, पर्यावरण संबंधित मुद्दे भी आते हैं, और मुद्दों में कंसर्न जो होता है, सरोकार मतलब कंसर्न, जैसे कि टाइगर खत्म हो रहे हैं उसको बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको बचाना है, उसको कम करना है। ठीक है, तो इस चीज को कंसर्न कहते हैं सरोकार। आंसर नंबर 1 राइट आंसर। चलिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन से उपकरण, कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ठीक है, क्यों, मतलब कि ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण जो है ना, ये थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो गई विद्यार्थियों के लिए। पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें ना सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। तो नाटक मतलब समझते हो ड्रामा, उत्तम विधि मानी जाती है। तो कौन सा नाटक चुनने का एक सबसे उचित, जैसे कि कौन सा कारण है जो नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? क्यों हम नाटक को ही चुनते हैं? देखिए, नाटक को क्यों चुनते हैं सिखाने के लिए? तो पारंपरिक नाटक विधियां बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इसको देखना है हमें। तो पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक की विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है। हाँ ठीक है, कोई भी चीज को अगर मान के चलो कि कोई नाटक हो रहा है और नाटक में कोई सैड सीन है या फिर कोई ऐसा सीन है जो आपके जीवन से रिलेटेड है, तो वो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं कि हाँ अब क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। और पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक याद रहते हैं। कोई फिल्म देखते हो तो उसके डायलॉग, उसके कहने के सीन्स जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ऐसा नहीं धीमी गति से सीखेगा डायलॉग ही नहीं बोल पाएगा, किरण को किरण बोलेगा, तो सिंपल सी बात है कि वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, वो फिल्मों में हिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में उसका मजाक बनता है। तो आंसर नंबर 1 सेकंड जो होगा वो राइट आंसर होगा। कहाँ ना कहाँ यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर। तो धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसा है कि धीरे धीरे करके उसके अंदर डेवलप की जाएगी स्किल को, और धीरे धीरे करके उसके अंदर भी वो सुधार हो जाएगा कि वो तेज गति से सीखेगा।
हर व्यक्ति अलग अलग है, सीखने की क्षमता जो है हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है। कोई तेज सीखता है, कोई धीमा, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विविधता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। 120 नंबर प्रश्न है। तो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में, याद करना गलत बात है। अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करना, ये भी गलत हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये देख लो, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो अब मान के चलो ईवीएस की पुस्तक है आपके पास, तो ईवीएस की पुस्तक आपको क्यों चाहिए, किस तरीके से मदद करती है आपकी ईवीएस की पुस्तक? तो सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण संबंधी विषय के मुद्दों और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। अब ये ऑप्शन बड़ा ट्रिकी है, सिंपल सी बात है, सभी संसाधन यहां पर देखने को मिल गए, के द्वारा ज्ञान का रचना करने में। ठीक है, तो ज्ञान की जब रचना हो रही है तो यही तो आपका ट्रिक है। मैं आपको जब टैग वर्ड कराऊंगा ना, तो इतने अच्छे से क्वेश्चंस करने लगोगे ना, मजा आ जाएगा। लेकिन जो 300 प्रश्न है ना, ये प्रश्न घूम घूम के आते हैं भाई, तो इन प्रश्नों को तो करना ही है आप लोगों को। जब सारे प्रश्न हो जाएंगे तो मैं 50-50 प्रश्नों का ना, ये एक निचोड़ में 6 वीडियो में दे दूंगा, फिर 100 प्रश्नों का 3 वीडियो में दे दूंगा, फिर 150 प्रश्नों का 2 वीडियो में दे दूंगा, फिर एक मैराथन डाल दूंगा। इससे आपको देखने में आसानी होगी और आप कभी भी देख सकते हैं खोल करके। ठीक है, और यही क्वेश्चंस रहेंगे दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के पीडीएफ कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है,